आज से हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 को शुरू करेंगे। अपने चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक परमाणु को समझेंगे और यहीं से अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। परमाणु। आपके बोर्ड पे लिखा है कि परमाणु क्या है। आप इसको जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे परमाणु के बारे में। पहले आप समझ लिए परमाणु होता क्या है। किसी भी पदार्थ को आप छोटा करेंगे वो छोटा होता जाएगा, लेकिन उस पदार्थ को कब तक छोटा कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा कण होगा जिसको और छोटा नहीं कर सकते, जिसको और काट नहीं सकते, जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते। उसी छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, परमाणु कहलाता है, जिसको और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ नहीं सकते हैं। इसी को परमाणु कहते हैं। इसको इंग्लिश में एटम कहते हैं। और ये जो एटम वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एटोमॉस से ड्राइव किया गया है। हम लोग जो है परमाणु पढ़ते जो है उसको इंग्लिश में हम लोग एटम बोलते हैं। और ये एटम जो है एक ग्रीक भाषा के एटोमॉस वर्ड से लिया गया है। एटोमॉस का जो मतलब होता है ग्रीक में होता है अनकटेबल या इनडिविजिबल। अनकटेबल नहीं कटने वाला, इनडिविजिबल जिसको डिवाइड ना कर सके, जिसको विभाजित ना कर सके, उसको बोलते हैं एटोमॉस। और वहीं से वर्ड ड्राइव किया गया है एटम, जिसका मतलब सेम है, नहीं कटने वाला, डिवाइड नहीं होने वाला, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटने वाला। तो परमाणु का बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा कि परमाणु उस छोटे कण को कहते हैं जो सबसे छोटा कण हो किसी पदार्थ का, जिसको और छोटा नहीं किया जा सके, जिसको और छोटे छोटे टुकड़ों में ना तोड़ा जा सके, उसको परमाणु कहते हैं। आइए हम लोग परमाणु के डिफिनेशन को समझते हैं। तो कहता है कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा जो कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में हो भी सकता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं भी हो सकता है। किसी भी तत्व का वो सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र हो भी सकता है और स्वतंत्र नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमेशा रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, उसको परमाणु कहते हैं। कोई भी तत्व का वो पार्टिकल, वो कण जो स्वतंत्र हो भी सकता है और स्वतंत्र नहीं भी हो सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में वही भाग लेता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो परमाणु ही भाग लेता है। कहता है कि यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। पदार्थ की यह सबसे छोटी इकाई है जिसमें रासायनिक तत्व के सारे गुण मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लिया जाए कोई भी हम लोग तत्व लेते हैं, सोना लेते हैं, तो सोना का अपना गुण है। तो सोना का जो भी गुण होगा उस सोने के परमाणु में भी पाया जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई चांदी लेते हैं तो चांदी का जो अपना गुण है वो सारे गुण चांदी के परमाणु में भी पाए जाते हैं। तो एक परमाणु में उस तत्व का सारा गुण मौजूद होता है। जब हम लोग एक ही तत्व के परमाणु लेते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं और अलग अलग तत्व लेते हैं तो उनके जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप सपोज करते हैं एक तत्व लेते हैं सोना, और सोना का आप परमाणु को देख रहे हैं, तो सोना में सपोज करते हैं 5 या 10 या 20 परमाणु को आप चेक कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि सभी परमाणु आपस में बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे उन सभी परमाणुओं का साइज, जो उनका आकार है वो सेम होगा। उन सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो सेम होगा। उन सभी परमाणुओं का जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो रासायनिक गुण है, वो सेम होगा। उन सभी परमाणुओं का जो भौतिक गुण है वो सेम होगा। उन सभी परमाणुओं में जो चमक है वो सेम होगा। मतलब सभी तरीके से, हर एंगल से वो सारे परमाणु आपस में सेम रहेंगे अगर वो एक ही तत्व के परमाणु हैं तब। लेकिन अगर आप अलग अलग तत्व लेते हैं और उनके परमाणुओं को मैच कराते हैं तो वे अलग अलग होते हैं। जैसे
एक सोना का परमाणु ले लें और एक चांदी का परमाणु ले लें, तो सोना का परमाणु और चांदी का परमाणु दोनों अलग अलग होगा। सोने के परमाणु का साइज अलग होगा, चांदी के परमाणु का साइज अलग होगा। सोना के परमाणु में बहुत सारे गुण अलग होंगे और चांदी के परमाणु में बहुत सारे गुण अलग होंगे। मतलब ये हुआ कि एक ही तत्व के जितने परमाणु होंगे सब एक जैसे होंगे, और तत्व अगर अलग अलग होता है तो उनके परमाणु भी अलग अलग होते हैं। आगे लिखता है कि जो परमाणु हैं वो स्वतंत्र रूप में वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, इसके बजाय वो क्या करते हैं, वो या तो अणु बना लेते हैं या वो आयन बनाते हैं। मतलब कोई भी परमाणु सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, या तो अणु के फॉर्म में मिलेंगे आपको या वो आयन के फॉर्म में मिलेंगे। अब जो है जूनियर क्लासेस में इस तरह का डायग्राम देखे होंगे। हम लोग जानते हैं कि जो परमाणु जो होता है वो परमाणु स्फेरिकल शेप का होता है, गोलाकार आकार का होता है, वो गोलाकार होता है, ठीक है। और उसको इस तरह से डिज़ाइन जो है इस तरह से आकार बनाया जाता है। इसका जो बीच में बना हुआ है, केंद्र में है, इसको नाभिक कहेंगे। किसी भी परमाणु का जो केंद्र होता है उसको नाभिक कहते हैं। इसी को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। और उसके चारों ओर जो वृत्ताकार पथ आपको दिख रहा है, वृत्ताकार जो रास्ता दिख रहा है, ये जो है आपको उसका कक्ष कहलाएगा। इसी को शेल भी कहते हैं, इसी को ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो नाभिक है, इस नाभिक में इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। किसी भी जो परमाणु का नाभिक होता है उस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होंगे और उस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि उसके जो कक्ष हैं, ये जो सारे कक्ष हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना कि परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस होता है, और उसी न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन वहीं मौजूद रहेंगे। न्यूक्लियस के बाहर एक भी प्रोटॉन नहीं होगा, न्यूक्लियस के बाहर एक भी न्यूट्रॉन नहीं होगा। उस परमाणु के सारे प्रोटॉन, उस परमाणु के सारे न्यूट्रॉन कहाँ मिलेंगे, उसके न्यूक्लियस में, उसके नाभिक में मिलेंगे। इस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। इसका जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ घूमते रहता है, इस कक्ष में, इस कक्ष में, इस कक्ष में वो घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्ष में पाए जाते हैं, परमाणु के कक्ष में रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसको कक्ष भी कहते हैं, जिसको शेल भी कहते हैं, जिसको ऑर्बिट भी कहते हैं। एक बात और ध्यान से समझेंगे, जो केंद्र है उसको नाभिक कहेंगे, और जैसे ही केंद्र से अब दूर जाएंगे, पहले वाले कक्ष को के शेल कहा जाता है, के कक्ष। दूसरे वाले को एल शेल कहेंगे, एल कक्ष कहेंगे। तीसरे वाले को एम कहेंगे, एम कक्ष या एम शेल कहेंगे। और चौथे वाले को एन कक्ष या एन शेल कहा जाएगा। ओके, पहले वाले को के, नाभिक से जो फर्स्ट वाला है वो के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल कहते हैं। पहले वाले को स्मॉल एन से, हम लोग नाभिक के कक्ष को स्मॉल एन से लिखते हैं। ओके, तो n बराबर 1 कौन हो गया, पहला वाला कक्ष। उसके जस्ट बगल वाले को n बराबर 2 बोलते हैं, दूसरा कक्ष। तीसरे वाले को n बराबर 3 बोलते हैं, तीसरा कक्ष। और चौथे वाले को n बराबर 4 बोलते हैं, चौथा कक्ष। तो ये चीज़ें थी आपको जो परमाणु के बारे में एकदम बेसिक से बताया गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस परमाणु के जो इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अभी उसको हम लोग सीखेंगे। अब सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। अब हम लोग इस परमाणु के बारे में बहुत ही विस्तार के साथ एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। हम लोग इसके 25 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को, 25 जो है महत्वपूर्ण तत्व को हम लोग परमाणु के बारे में आज जानेंगे। आइए एक एक करके हम लोग विस्तार से पढ़ाई करते हैं। तो पहला जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य लिखता है कि कोई भी परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो रिक्त होता है। मतलब परमाणु में जो अधिकतर हिस्सा है, अधिकतर जो जगह है वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं। जैसे ये परमाणु है पूरा, इस परमाणु में जो अधिकतर ये जो जगह दिख रहा है आपको, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल एम्प्टी है।
तो पूरे परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो क्या है, बिल्कुल खाली है, रिक्त स्थान है। सेकेंड पॉइंट लिखता है कि परमाणु खुद जो है 3 प्रकार के उप परमाणविक कणों से मिलकर बना होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु ही सबसे छोटा पार्टिकल है। शुरू में वैज्ञानिकों को यह लगता था कि परमाणु ही सबसे छोटा पार्टिकल है और परमाणु से मिलकर सारे पदार्थ तैयार होते हैं, लेकिन बाद में रिसर्च करने से पता चला कि परमाणु से भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिनसे खुद मिलकर के परमाणु बना होता है। और वो कौन से पार्टिकल हैं? वो पार्टिकल हैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर के कोई परमाणु बना होता है। और इन 3 पार्टिकल्स को, इन 3 कणों को उप परमाणविक कण कहते हैं। इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों से मिलकर परमाणु बना होता है और इन 3 कणों को हम लोग उप परमाणविक कण या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। परमाणु के जो केंद्र है, उस परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये पूरा परमाणु है, ये पूरा एटम है। इस एटम का जो केंद्र है, ये जो आपको सेंटर है, इसको नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा जाता है। नाभिक में आपको प्रोटॉन होंगे और नाभिक में न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन को P से लिखा जाएगा और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से लिखा जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सारे के सारे नाभिक के अंदर ही पाए जाते हैं। नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके बाहर नहीं होते। मतलब सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन जो हैं वो परमाणु के नाभिक में ही पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ रहता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके नाभिक में रहता है। ये बात अच्छे से हम लोग समझ गए कि किसी भी परमाणु में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो उसके नाभिक में रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? सर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। और जहाँ घूमता है उसे क्या नाम बोले? उसको कक्ष या शेल या ऑर्बिट कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्ष में रहता है। ठीक है। दूसरी बात, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम लोग न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ में न्यूक्लियॉन कहते हैं। इसीलिए किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि न्यूक्लियॉन संख्या क्या है। तो किसी भी परमाणु में उसके नाभिक में जितना प्रोटॉन है वो गिन लें और उसके नाभिक में जितना न्यूट्रॉन है वो गिन लीजिए। ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को मिला करके जो बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन संख्या। मतलब न्यूक्लियॉन संख्या हो गया प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु का जो द्रव्यमान है, उसका जो मास है, उसका 99.94% से भी अधिक भार केवल नाभिक का होता है। मतलब एक पूरे परमाणु का जो भी मास है, जो भी द्रव्यमान है, आम भाषा में जो उसका वजन है, उसका 99.94 से भी ज़्यादा परसेंट केवल किसका होता है? परमाणु के नाभिक का ही होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि सर पूरा वजन तो अकेले इसी का है, बाकी का तो कोई वजन ही नहीं है। नहीं, इसका जो टोटल मास होगा उसका 99.94 से भी ज़्यादा मास अकेले केवल नाभिक का मास है, अकेले केवल नाभिक का द्रव्यमान है। तो अब कह सकते हैं कि सर पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किसका द्रव्यमान होता है? नाभिक का होता है। आगे लिखते हैं, नाभिक में हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पर नाभिक बना दिया गया है, इसमें प्रोटॉन रहेंगे और न्यूट्रॉन रहेंगे।
अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कोई ना कोई बल है जो आपस में बांध के रखता है, वरना कण क्या होंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो कहता है कि नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को कौन बल बांध के रखता है, वो बल है परमाणु बल। ये परमाणु बल जो है बड़ा ही मजबूत बल है, न्यूक्लियस फोर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। नाभिकीय बल, परमाणु बल, ये बड़ा ही जो है कि मजबूत बल होता है। तो नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को कौन सा बल बांधे रखता है, परमाणु बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है आपस में किस बल से बने होते हैं, उस बल का नाम है परमाणु बल। आगे देखेंगे कि जो परमाणु का जो घनत्व है ना, परमाणु में जो नाभिक का घनत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही अधिक होता है। इस परमाणु के जो नाभिक है, नाभिक का घनत्व, उसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग और अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो परमाणु के बारे में है उसको और विस्तार से पढ़ाई करेंगे। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो 9th पॉइंट है, नाभिक का जो व्यास है वो फर्मी में मापते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सर जो नाभिक है उसका जो व्यास है, ये डायमीटर, उसको किस में मापा जाता है। तो आप याद रखेंगे नाभिक का व्यास, नाभिक का जो डायमीटर है वो फर्मी में मापते हैं। परमाणु का जो आकार है उसको मापने के लिए हम लोग लंबाई में या तो एंगस्ट्रॉम यूज़ करते हैं या हेम्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं, परमाणु का आकार मापने के लिए, साइज ऑफ एटम को मेजर करने के लिए आप एंगस्ट्रॉम या फेम्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसी तरीके से एक फेम्टोमीटर का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक परमाणु की त्रिज्या 1 से 2 एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। परमाणु के आकार की तुलना में जो नाभिक का आकार है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मतलब जो पूरे परमाणु का साइज है, इस पूरे परमाणु के साइज की तुलना में अगर इसकी बात करें, उसके नाभिक की साइज की बात करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। किसी भी परमाणु में उसके नाभिक का जो साइज है, नाभिक का जो आकार है वो बहुत ज़्यादा छोटा। अगर आयतन की बात करें तो आयतन में नाभिक जो है परमाणु के केवल इतना जगह को घेरती है, 10⁻⁻14 जगह। मतलब सिंपल भाषा में समझ लें कि अगर 1 लाख अगर उसका हिस्सा किया जाए, एक परमाणु का 1 लाख हिस्सा किया जाए तो सिर्फ 1 भाग जो है वो नाभिक का होता है। इतना छोटा नाभिक होता है और इतने छोटे नाभिक में सारे प्रोटॉन, सारे न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उसी उतने छोटे से जगह में। इसीलिए इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है और पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान है वो लगभग उसके नाभिक का ही द्रव्यमान होता है। आप समझेंगे कि सबसे हल्का जो नाभिक है वो हाइड्रोजन गैस का होता है। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था कि सबसे हल्का नाभिक किसका होता है। तो सबसे हल्का नाभिक जो होता है, सबसे हल्का नाभिक वो हाइड्रोजन गैस का होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। उसी तरीके से आगे देखें, नाभिक जो है वो धन आवेशित होता है। नाभिक का जो अपना आवेश है वो धन आवेश होता है, वो प्लस होता है। वजह यह है प्रोटॉन का अपना आवेश प्लस होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है, तो इस प्लस को कैंसिल करने वाला कोई दूसरा कण मौजूद है नहीं, इसीलिए पूरे परमाणु पर आवेश धन हो जाता है। बात समझ आ रही है। एक जो है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो ही तरह के कण होते हैं। प्रोटॉन चूंकि प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है, तो इसके प्लस को कैंसिल करने के लिए, इसके प्लस को ख़त्म करने के लिए कोई दूसरा कण मौजूद नहीं होता है,
इसलिए पूरे नाभिक में प्लस आवेश पाया जाता है। आगे समझते हैं कि जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है। सर इस प्रोटॉन का अपना चार्ज क्या होगा, इस प्रोटॉन का अपना आवेश क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, वो धनात्मक होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण आवेश होता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं हो। परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो परमाणु का इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के प्रोटॉन से वो आकर्षित होता है। तो यहाँ लिखता है कि परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन से विद्युतीय चुंबकीय बल द्वारा नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की ओर आकर्षित होते हैं। ये सवाल ही पूछता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है एटम को छोड़कर बाहर क्यों नहीं चले जाते। एक सवाल सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं वो इस एटम को, इस परमाणु को छोड़ करके बाहर क्यों नहीं चले जाते। तो इसका आंसर ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वो परमाणु छोड़कर खुद ब खुद बाहर नहीं जाता, क्योंकि वो परमाणु नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों से आकर्षित होता है। और ये जो आकर्षण है, इस आकर्षण बल का नाम है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किस बल के वजह से, किस बल के कारण वो उस कक्ष में रिवॉल्व करते रहते हैं या बने होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की ओर एक आकर्षण बल से बना होता है। और वो आकर्षण बल क्या है, वो आकर्षण बल है विद्युत चुंबकीय बल द्वारा वो बना होता है। ठीक है। किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या है, आप सुने होंगे परमाणु संख्या के बारे में। तो ये परमाणु संख्या होता क्या है, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। मतलब कोई भी तत्व है उसकी नाभिक में जितना प्रोटॉन पाया जाएगा उतना ही उस परमाणु का परमाणु संख्या होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, किसी भी तत्व का जो परमाणु है उसके नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा वही उसका परमाणु संख्या है। अब यूँ समझ सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब है कि सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन है। अगर हम कहते हैं कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, इसका मतलब क्लोरीन के नाभिक में 17 प्रोटॉन है। अगर हम कहते हैं कि सोडियम जो है उसका परमाणु संख्या 11 या क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इससे हम ये समझ रहे हैं कि उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स कितने हैं। ओके, तो जिस परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा वही उसका परमाणु संख्या कहलाता है। आगे समझते हैं कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये एग्जैक्टली बराबर तो नहीं होता, लेकिन लगभग बराबर होता है। और थोड़ा हल्का जो है भारी होगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। एक बार फिर समझ लें, प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एग्जैक्टली बराबर नहीं होता। प्रोटॉन का द्रव्यमान थोड़ा कम भारी होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा ज़्यादा भारी होता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है। ओके, आगे समझते हैं कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना ज़्यादा भारी होता है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे हल्का कण है तीनों में। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सबसे हल्का कण इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इसका जो वजन है ना, इसके वजन से लगभग 2000 गुना ज़्यादा भारी कौन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। 1836 गुना ज़्यादा है। अब लगभग में 2000 मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना गुना भारी होता है, 1836, मतलब लगभग 2000 गुना ज़्यादा भारी होता है।
परमाणु में कुल प्रोटॉनों की संख्या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझेंगे। कोई भी एक साधारण एटम है, उस एटम में, उस परमाणु में, उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके कक्ष में चक्कर लगाते रहता है। दोनों एग्जैक्टली बराबर होता है। एक बार फिर से इसको अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा एग्जैक्टली उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके कक्ष में घूमता रहता है। उसी तरीके से यहाँ लिखता है कि एक प्रोटॉन का जो धन आवेश है, हम लोग अभी पढ़े थे कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो एक प्रोटॉन का जो धन आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के एग्जैक्टली बराबर होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन पर जो आवेश है, प्रोटॉन का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देख सकते हैं कि एक प्रोटॉन का जितना कूलम चार्ज है, एक प्रोटॉन पर जितना कूलम चार्ज है उतना ही कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। मतलब यह हुआ किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन है उसका चार्ज और उसके कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज एग्जैक्टली बराबर होगा। ठीक है, इसलिए एक सवाल पूछता है कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन क्यों होता है। इसका बहुत ही साधारण आंसर ये है कि देखिए, एक प्रोटॉन का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो एग्जैक्टली बराबर है। ठीक है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है। अगर मान लिए कि दोनों जो है किसी भी एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के आवेश को कट कर देगा, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश को कट कर देगा और दोनों उदासीन बन जाएगा। हम जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। इसका मतलब यह हुआ कि उस पूरे परमाणु में जितना ऋण आवेश होगा उतना ही धन आवेश होगा, और ऋण आवेश धन आवेश को कैंसिल कर देगा, या धन आवेश ऋण आवेश को कैंसिल कर देगा, और पूरा ही परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो आप यहाँ पर दो बात नोट कर लेंगे कि पूरा परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होगा, जबकि नाभिक जो है विद्युतीय रूप से जो है धन आवेश होता है। पूरा ही परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, जबकि एक नाभिक जो है वो विद्युतीय रूप से धन आवेशित होता। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी परमाणु का या किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है। देखिए, किसी तत्व का परमाणु जो भार है, परमाणु भार, वो क्या होता है, नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। मतलब यह है कि अगर आपको परमाणु भार निकालना है तो कैसे निकालेंगे, किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में जो नाभिक है उस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जो ऐड करेंगे तो जो संख्या बनेगा उसी संख्या को हम परमाणु भार कहेंगे। ठीक है, आगे लिखता है कि परमाणु जो है रासायनिक प्रतिक्रियाओं में या अन्य कणों के साथ टकराव में इलेक्ट्रॉन या तो खो देते हैं या तो ग्रहण कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कोई परमाणु जो है या तो अपना इलेक्ट्रॉन कहीं त्याग कर देगा या दूसरे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, या कई बार ऐसा भी होता है कि परमाणु के जो टकराव की वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन या तो खो देते हैं या दूसरे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि कोई अपना परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन या तो खो देगा या दूसरे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि परमाणु के जो है किसी अन्य कणों के साथ टकराव होने से ये अपना इलेक्ट्रॉन या तो त्याग कर देंगे या दूसरे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। जब परमाणु जो है, देखिए, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो दे
या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तब वो आयन कहलाते हैं। इसको अच्छे समझेंगे। जब परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे या दूसरे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, अब वो परमाणु नहीं रहता, अब उसी को आयन कहते हैं। परमाणु तब तक था जब तक उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और उसके कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर थी, ये तब तक जो है परमाणु कहला रहा था। लेकिन जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होता है या किसी अन्य कणों के साथ टकराव होता है, तो होता यह है कि परमाणु या तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है या दूसरे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो इस कंडीशन में वो परमाणु अब परमाणु नहीं है, वो एटम अब वो एटम नहीं है, अब वो आयन बन गया है। ओके। और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है, जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खो दे, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, तब उस टाइम उसको धन आयन कहेंगे। धन आयन कब बनता है? कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धनायन बनेगा। इसका उल्टा ये समझेंगे कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो उस वक्त वो ऋण आयन बन जाता है। अब ये आयन नहीं है, अब ये परमाणु नहीं है, अब ये आयन बन जा रहा है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो धनायन बन रहा है। इसका उल्टा जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, तो उसको ऋण आयन परमाणु कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने परमाणु के बारे में कंप्लीटली जो है स्टडी कर चुके हैं, पूरे विस्तार से पढ़ाई कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास आराम से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।